तरक्की करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी इंटरव्यू में जाइए, अगर कोई भी सेगमेंट ऐसा होता है ना जहाँ पे आपको 1 to 1 बात करनी होती है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं है, आप हिंदी में बेशक बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन अगर आपकी अंग्रेजी थोड़ी तंग है तो कई बार क्या होता है ना, बहुत नॉलेज होने के बावजूद भी आप रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। वैसे बहुत दुखद लगता है मुझे ये सोचकर कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसके बावजूद भी हमें ना जज किया जाता है हमारी अंग्रेजी के ऊपर। अगर हमारी इंग्लिश अच्छी है तो हम बहुत केपेबल माने जाते हैं। अब क्या करें, ऐसा ही है। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर हमारी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अंग्रेजी में बहुत स्मार्ट बनाने के लिए हमारे साथ आज हैं डियर सर के को फाउंडर काशिफ जी। काशिफ जी ने ये सोच रखा है कि जिसको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम होगी, डिक्शन ठीक नहीं होगा, उसको वो बहुत ही प्यार से और इजी तरीके से अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे। तो चलिए मैं ऐसा करती हूँ कि मैं उनको फटाफट निमंत्रण दे देती हूँ, क्योंकि आज हम थोड़ा सा डिले हो गए हैं, पर उनको बुला करके जब हम बात करेंगे ना तो ये डिले नहीं लगेगा, हमें लगेगा कि वर्थ था ये इंतजार करना। वो को फाउंडर तो हैं ही डियर सर के, जिसमें वो लोगों को अंग्रेजी बहुत आसान तरीके से सिखाते हैं। इसके अलावा वो पॉडकास्टर हैं, वो कंटेंट क्रिएटर हैं, कंटेंट बहुत सारे लिखते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं लोगों को। वो ना प्रोफेशन से लॉयर भी हैं और सीए भी उन्होंने किया हुआ है, और यूट्यूब पे उनके कुछ वीडियोस ने ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं जो शायद अभी तक किसी और के पास इतनी हिम्मत नहीं आई है कि वो उस रिकॉर्ड को तोड़ सके। तो चलिए मैं काशिफ जी को भेजती हूँ एक छोटा सा रिक्वेस्ट, उनसे हम बात करते हैं और आपके सवाल। आप जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम। हेलो नीरज जी, कैसे हैं आप? हेलो, नमस्ते, वेलकम। हेलो, नमस्कार योगिता जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। बिल्कुल ठीक और ठाक। मैं सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस लाइव सेशन को जल्दी से शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, ताकि वो भी जल्दी से जुड़ जाएं और उन्हें भी पता चल जाए कि यहाँ पे हम कुछ अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं योगिता जी के साथ और मेरे साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। टॉपिक आपका है ना, स्टार्ट करते हैं। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। इंग्लिश जो कि लोगों के लिए ना बड़ा खौफ का विषय रहता है। किसी भी इंटरव्यू में जाइए, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन आप लोगों के लिए ना एक बहुत अच्छे सा नाव बन के आए ना, इस पार से उस पार ले जाने के लिए। ये आपको वैसे आइडिया क्लिक कैसे हुआ कि मुझे ना लोगों को इंग्लिश सिखानी चाहिए? वैसे तो ये बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन शॉर्ट में बताऊंगा मैं। कभी कभी कुछ चीजें आपके साथ साथ में ही आती हैं, ऊपर से ही साथ में आती हैं। ऐसे मेरे साथ हुआ था कि जब मैं बचपन से ही बताऊं तो जब मैं छोटा था, स्कूल में था, उसी टाइम से पब्लिक स्पीकिंग में एक वर्ड यूज करता हूँ हमेशा जब भी इंग्लिश टीचिंग की बात आती है। बिकॉज मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आई एम गोना बी अ टीचर इन फ्यूचर, बट या ये चीज थी कि पब्लिक स्पीकिंग से हमेशा से नाता जुड़ा था। तो जब मैं छोटा था स्कूल टाइम पे, तो स्कूल में एनुअल फंक्शंस होते थे या फिर इंडिपेंडेंस डे होता था, उसका फंक्शन हो रहा होता था, रिपब्लिक डे फंक्शन होता था। इस तरह के फंक्शन के अंदर जितने भी इवेंट्स होते थे उसमें मेरी एक इमेज इस तरह की थी कि मैं कोई स्पीच डिलीवर जरूर करूंगा। अब मुझे कह दिया जाता था, ऐसा होता है ना, आपके साथ भी हुआ होगा और दोस्तों के साथ भी हुआ होगा हमारे, कि जब हम स्कूल में होते हैं तो अगर हम पढ़ाई में अच्छे होते हैं या जो भी बच्चा पढ़ाई में ठीक ठाक होता है ना, उसको कहा जाता है कि भाई तुम स्पीच दोगे। और जो थोड़ा सा नटखट बालक होता है उससे कहा जाता है तुम डांस करोगे या तुम कोई प्ले करोगे। तो इस तरह से सेपरेट कर दिया जाता है। तो वहां मेरे साथ भी ऐसा था। तो मैं बहुत ज्यादा नटखट तो था नहीं, सीधा साधा बालक था। तो मुझे कहा गया कि आप स्पीच दोगे। तो ये स्टार्ट हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4th-5th क्लास से ये स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे मैं स्पीच देता था। और मजे की बात ये थी योगिता जी कि स्पीच जो होती थी वो हिंदी में नहीं होती थी, उसे इंग्लिश में ही डिलीवर करने का था। वो किसने सजेस्ट किया था, क्या था, वो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं इंग्लिश में ही देता था। सो उससे क्या होता था, एक पब्लिक स्पीकिंग का एक आर्ट, ये कह सकते हैं कि स्किल या एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता चला गया। और वो मेरे कॉलेज टाइम तक चला। और इंग्लिश में देता था तो इंग्लिश से थोड़ा लगाव ज्यादा हो गया था। फिर इंग्लिश के हमारे टीचर हुआ करते थे, उनका नाम था जावेद, नाम था उनका जावेद सर हमारे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली। सो उनके साथ मेरी बॉन्डिंग काफी अच्छी होती थी। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई थी।
और उनसे जब जब किसी भी टीचर का आपके ऊपर ज्यादा ध्यान हो जाता है ना, तो ऐसा होता है कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो वो ठीक मेरे कह साथ रहे हैं। बहुत अच्छे से पेश आते थे, मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। एक उन्होंने एक एक जिसे कहते हैं, एक मेरे साथ चीज जोड़ दी थी कि ये इंग्लिश में बहुत अच्छा लड़का है या इसको कुछ करना चाहिए। सो वो क्लास के अलग भी हमें बुलाते थे, हमें नई नई चीजें सिखाया करते थे, और ये चीज आगे भी कंटिन्यू रही। सो इससे मेरा इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हुआ, और उसका नतीजा ये है कि फिर जब आगे टीचिंग की बात आई, जब मुझे टीचिंग करनी पड़ी, तो वहां मैंने जो सब्जेक्ट चूज किया वो अकाउंट्स नहीं लिया, वो टैक्सेशन नहीं लिया, वो लॉ नहीं लिया। मैंने सिर्फ इंग्लिश को चूज किया, क्योंकि वो पब्लिक स्पीकिंग से मेरी वो चीज बढ़ती चली गई थी। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन आप प्रोफेशन से लॉयर भी तो रह चुके हैं ना? एक्चुअली मेनली मैंने एज अ प्रोफेशन उसको प्रैक्टिस में नहीं ज्यादा किया, क्योंकि मैं इधर टीचिंग में ज्यादा इन्वॉल्व हाँ। रहा था, तो इसी में ज्यादा काम किया। अदरवाइज वैसे मैंने आई एम एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन। सो ये चीज है, लेकिन मैं कभी भी वो होता है ना, इंटरेस्ट जब आपका नहीं होता तो आप वो चीज नहीं करते हो। अगर आपका इंटरेस्ट मान लीजिए कंटेंट क्रिएशन में है, तो आप कंटेंट क्रिएशन में ही जाओगे, हाँ। आपको मजा नहीं आएगा किसी और काम को करने में। सो वही मेरे साथ हुआ। So right now I'm very happy with my work, and I love creating content for my students, for public. अच्छा लगता है कि सभी लोगों को कुछ अच्छा मैसेज दो या पढ़ाओ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। So that's the best feeling I can have. ये मुझे आपकी चीज ना बहुत अलग लगी। एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपका है ना, वो कितने लोग उससे बेनिफिट हो रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसे जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि इंग्लिश सिखाते हैं लोगों को। लेकिन वहां पे ना ऐसे 15 दिन में इंग्लिश सीखें, है ना, ये वाले सारे स्टाइल बहुत आपने भी देखा ही होगा। आप भी दिल्ली के रह चुके हैं तो आपको भी पता ही है कि दिल्ली में कैसे ही होता है। रहता हूँ मैं भी जी। अच्छा, आप भी दिल्ली में रहते हैं, चलिए अच्छी बात है। तो हम इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिखाते हैं। 15 दिन में किसी को इंग्लिश आती नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग सिखाते हैं आप सीख ही नहीं सकते। नहीं सीख आपका सकते। मैंने तरीका देखा, और वो बहुत छोटा, और वो इतना क्लैरिटी के साथ था कि मुझे लगता है कि जिसको कुछ भी नहीं आता ना, जो बेसिक से सीखना चाहे वो आपसे सीख सकता है। आपका एक यूट्यूब चैनल में कोई एक आपका वीडियो भी मैंने सुना है कि वो मिलियंस में उसके व्यूज गए हुए हैं, वो क्या है? एक्चुअली एक्चुअली हमारा यूट्यूब पे चैनल है, डियर सर के नाम से, बहुत सारे लोग तो जानते ही हैं, बताने वाली जी। बात नहीं है। और जी। टचवुड वो वन ऑफ द मोस्ट सब्सक्राइब्ड एजुकेशनल चैनल्स में से एक है। सो उस पे अभी वाह। करंटली अराउंड 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं हमारे, तो 13.9 है राइट नाउ, और मुझे उम्मीद है कि 2-3 दिन में वो 14 मिलियन भी हो जाएंगे। सो वाह। उस चैनल की खासियत ये है कि वहां पे फ्री में आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स के कंटेंट मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके लिए हम 1 रुपया भी इनसे चार्ज बच्चों से नहीं करते हैं। और जो हम्म। क्वालिटी होती है कंटेंट की, वो टॉप नॉच क्वालिटी होती है। और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जो जिसके लिए पैसे चार्ज किए जाए, इन एनी वे, इन विद एनी कंडीशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो उस पे हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ था, टेंस का वीडियो था। टेंस इज वेरी हम्म। कॉमन टॉपिक फॉर इंग्लिश हम्म। लर्निंग। वैसे तो टेंस काफी बड़ा, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसपे जब मैंने बनाया था, तो मैं आपको बता देता हूँ, तो वो मैं देखता था कि लोग टेंस के ना सेपरेट वीडियोस बनाते हैं ताकि उनका कंटेंट हम्म। बड़ा हो जाए। एक वीडियो नहीं बनाते, 15 वीडियो 20 वीडियो बना देते हैं, एक एक टेंस की अलग 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 अलग। लेकिन हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हम्म। एक्सपेरिमेंट ये कि हम लोग ना, मुझे लगा था ये क्या है कि आप अलग अलग वीडियो बनाओगे, क्या है ये, ऐसे थोड़ी होता है। हम्म। अब कोई देख रहा है साथ बनाओ ना यार उसको, वो थोड़ी, ये थोड़ी होगा कि वो एक टेंस देखेगा, फिर दूसरा देखेगा, फिर तीसरा देखेगा। तो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हम लोग एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, और जब हमने हम्म। किया था तब ऐसा कोई करता नहीं था। इट वाज वे बैक इन हम्म। 2017-18, इट वाज वे बैक इन अच्छा। 2000। हम्म। तब लॉन्ग वीडियोस कोई नहीं बनाता था, तो वी डिसाइडेड टू मेक अ फुल फ्लेज वीडियो ऑफ टेंस। हम्म। और उस वीडियो पे राइट नाउ आई थिंक 55 नहीं 56 मिलियन, आई थिंक आप बच्चे जाके चेक कर लेंगे अभी कितने उस पे व्यूज है। सो 55 मिलियन तो लास्ट मुझे याद था मैंने जब देखा था। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप तो अपने नंबर्स नहीं देखते हो, ऐसा क्यों करते हो, आपको याद क्यों नहीं रहते। एक्चुअली पता है क्या होता है बच्चों, मैं आपके साथ भी बात शेयर करना चाहता हूँ कि कभी भी ना, आप जो भी आपको मिल जाए, जो भी आप अचीव कर लो, उससे ज्यादा देखो मत, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान हाँ। मत दो। क्या अचीव करना है, क्या नेक्स्ट टारगेट है, उसकी तरफ ध्यान दो। उससे ना आपको ओवर क्या? कॉन्फिडेंस आएगा, और ना ही आप लेजी होगे, लीनियंट होगे। आपको हम्म। हमेशा याद रहेगा कि माय नेक्स्ट गोल इज
टू अचीव दिस एंड दिस इज माई टारगेट एंड आई एम जस्ट गोइंग आफ्टर दिस। अदरवाइज आप ना उसमें फंस जाओगे अगर आप उसी को देखते रहोगे। तो मेरी अब आदत ये है थोड़ी सी कि मैं नंबर्स ज्यादा नहीं देखता हूँ। हाँ देखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं देखता नहीं हूँ, हाँ लेकिन हाँ। इतने नहीं देखता कि डेली बेसिस पे एक एक चीज काउंट की जाए, वो चीज नहीं है। सो एनीवे, तो बच्चे जाके देख लेंगे। लेकिन अभी के ये रिकॉर्ड है हम लोगों का कि हमारी लॉन्गेस्ट वीडियो विद मैक्सिमम व्यूज, कोई भी एजुकेशन लॉन्गेस्ट एजुकेशनल वीडियो विद मैक्सिमम व्यूज, वो वही वीडियो है, टेंसिस का वीडियो है हमारे, जिसपे लाखों लोगों ने तो कमेंट किया हुआ है, बहुत अपनी बता रखी है कि उन्हें कैसा फील होता है। सो अगर किसी को जानना है कि हमारा चैनल डियर सर चैनल क्या है, कैसा है, तो उसको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वहां जाके उधर कमेंट्स पढ़ ले, लोगों को पता चल जाएगा हम किस तरह के। आपकी फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जब मैंने पोस्ट डाला था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स करके, पर्सनल कमेंट्स करके भी मुझसे पूछा कि आपके बारे में, कि मैं आप आ रहे हैं कि नहीं। और आज थोड़ा सा डिले हुआ तो उनके मैसेजेस आने शुरू हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किसको रिस्पॉन्ड करूं और किसको छोड़ूं। तो एक बात बताइए, आपने खुद स्कूल के टाइम में इंग्लिश बहुत अच्छी बोली, आपने डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया, आपने सारे फंक्शंस को एक तरह से एंकर किया। आपको ऐसा कब एहसास हुआ कि मुझे एक ऐसा वेबसाइट बनाना चाहिए? क्योंकि ना मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स देखे हैं, पोर्टल्स देखे हैं, जिसमें ना ट्यूशन टाइम करके, मेरे टाइम में ना, बहुत साल पुरानी बात बता रही हूँ, ट्यूशन टाइम करके एक आया करता था, जिसमें वो लोग मैथ्स पढ़ाया करते थे, बोर्ड के लिए बच्चों को प्रिपेयर किया करते थे। ऐसे ही कुछ कुछ एक और मैंने वेबसाइट्स देखी थी और पोर्टल्स देखे थे जिसमें लोग पढ़ाया करते थे। आपको कब स्ट्राइक हुआ कि आपको फाउंड करना चाहिए डियर सर के नाम से एक पोर्टल? Actually, when in 2016 I was running a coaching institute, तब मैं इंग्लिश तो पढ़ाया करता था, तो बच्चे बहुत अच्छे से, बहुत मजा आता था, बच्चों को पढ़ते थे वो लोग। और इस तरह से काफी लोगों को चलने लगा था कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है इस चीज से। सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, जिनका मैंने आपके साथ जिक्र भी किया था, उनका नाम है वकास मलिक, वो मेरे पास आए। लोग की किसी काम से हम लोग की मुलाकात हुई, तो वहां पे उन्होंने बात करते हुए आइडिया देके, व्हाई डोंट यू टीच ऑनलाइन। सो मैं बिल्कुल विदाउट अ डिले ऑफ अ सेकंड, मैंने जस्ट सिंपली से ओके फाइन, वी आर गोना डू इट, सिंपली बोल दिया था। और वहां से हम लोगों ने, जिसे कह सकते हैं, विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज या ये सोच के कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, देयर वाज नथिंग लाइक, इतना ज्यादा फॉर्मलाइज्ड मैनर में चीजें नहीं थी। क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक 2016 में शायद जियो भी नहीं आया था ठीक से, जियो भी नया आया था, क्योंकि नवंबर के आसपास आई थिंक जियो आया होगा, और हम लोगों ने दिसंबर 13 को चैनल स्टार्ट किया था। सो तब इतना ज्यादा कुछ था नहीं कि भाई बहुत ज्यादा हम लोगों को सेटअप लगाना था या पैसा खर्च करना था, इन्वेस्टमेंट था, कुछ भी नहीं था। बट एक ये था कि एक आइडिया कहीं से एक हम लोगों का आया है, तो उस आइडिया को बस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विदाउट थिंकिंग टू मच। मैं इसलिए बच्चों को भी कहता हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कभी कभी कुछ ना सोचना भी अच्छा होता है, बहुत ज्यादा ना सोचना भी। इफ यू आर वर्किंग समथिंग, सो ज्यादा मत सोचो, ओवर थिंकिंग बेकार होती है, आप काम करो। वही हम लोगों ने भी किया था, वहां से काम करना शुरू किया था। तो उसके बाद हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इतना ज्यादा लेवल पे नहीं सोचा था। और उसका नतीजा ये था कि फोकस कहाँ था, फोकस था काम करने पे, फोकस यहाँ पे नहीं था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन इतना था बस काम करना है। सो दैट वाज द थॉट। और उसके बाद ज्यादा स्ट्रगल हमें नहीं करना पड़ा। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं फुटपाथ पे सोया और मैंने बहुत रात को जागा। ये और फुटपाथ पे सिर्फ फिल्म स्टार्स होते हैं। तो ऐसा हम लोगों का कुछ नहीं था कि एक कमरे में बंद हो गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। यार देखो, सीधी सी बात है, किस चीज में स्ट्रगल नहीं है? स्ट्रगल तो है ही। अब उस चीज को, उन लोगों का भी तो स्ट्रगल होता है जो कामयाब नहीं होते, वो भी तो स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। वो नहीं कर रहे होते क्या? वो भी कर रहे होते हैं। तो है ना, बस तो उनकी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता ना। कोई सुनना नहीं चाहता। सो मुझे अच्छा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बोला जाए इस बारे में कि बहुत स्ट्रगल किया था, ये हुआ था, वो हुआ था। देखो, वो तो सभी कर रहे होते हैं, वो सब करते हैं, हम लोगों ने भी किया, थोड़ा बहुत किया। और मुझे ऐसा लगता है कोई इस लेवल का स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि उससे पहले मैं जितना स्ट्रगल कर चुका था, मुझे ये स्ट्रगल कुछ ज्यादा लगा नहीं। पहले ज्यादा स्ट्रगल था, क्योंकि जब ये इस यूट्यूब का काम तो बहुत आसान है अगर आप देखें तो। अदरवाइज अगर आप जॉब कर रहे होते हैं, आप कहीं अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, वहां आपको पता चलता है सच्चाई क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो,
और बहुत अच्छी लेवल पे भी जॉब नहीं कर रहे हो, एक तो होता है कि आप मैनेजर लेवल पे हो या किसी अच्छे लेवल पे हो, टीएल के तौर पे काम कर रहे हो, वो फिर भी एक बार को इजी जॉब होती है। लेकिन अगर आप एज एन एम्प्लॉय सिर्फ काम कर रहे हो, उधर एक लो ग्रेड जॉब कर रहे हो, वहां आप लोगों के साथ कैसे डील करना होता है, वो सारी चीजें आपको ना सिखा देती हैं कि लाइफ इज सो हार्श। सो मैं वो, हम लोगों की आर्टिकलशिप होती थी सीए में, तो मैं वो कर रहा था, तो मुझे तो पता था ना कि कितना मुश्किल है लाइफ में सरवाइव करना। वो इतना मुश्किल वो फेज जब आप देख के आ चुके होते हो, तो यूट्यूब इज वेरी फनी जॉब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ा अच्छा लगता है तो। हाँ, आपका मैंने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी देखे जिसमें आप लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। मैंने आपकी स्टोरीज भी सुनी कुछ एक ना, क्योंकि जब मैं किसी के बारे में पढ़ती हूँ तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जान लूँ। तो साथ में स्टोरी टेलिंग और मोटिवेशनल वीडियोस बनाने का आइडिया आपको क्यों आया? आपके स्टूडेंट्स ने आपको मोटिवेट किया कि भाई कुछ बनाओ, इनके लिए ही बनाओ? नहीं, एक्चुअली मैं हमेशा से, मैंने आपसे कहा भी कि मैं पब्लिक स्पीकर बनना चाहता था। मतलब पब्लिक स्पीकर इन अ सेंस कि मुझे नहीं पता था कि एज अ पब्लिक स्पीकर ही एक इमेज बने, नहीं। जैसे मुझे आवाज के साथ कुछ करने में मजा आता था, कि मैं जैसे डिस्कवरी चैनल देखता था अपने टाइम पे, तो वो पीछे से जो हिंदी डबिंग कर रहे होते, तो मुझे वो डबिंग आज भी बहुत पसंद है। मुझे डबिंग करना अच्छा। बहुत पसंद है। हाँ, मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे ये तो नहीं था कि मैं बहुत एक्टर बन जाऊंगा, मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा, अक्षय कुमार बन जाऊंगा, वो वाली चीज तो कभी माइंड में गलत फहमी आई नहीं, वो गलत फहमी नहीं नहीं, थी। गलत फहमी की बात नहीं है, वो तो आपकी चॉइस की बात है ना कि आप चूज नहीं कर रहे तो उसे। मुझे नहीं लगता था कि भाई ये फील्ड तो, उसमें वैसे भी बहुत स्ट्रगल है और बाकी चीजें, लेकिन हाँ, जहां तक आवाज की बात है, मुझे एज एन आरजे, एज एन एंकर, या फिर एज अ डबिंग आर्टिस्ट काम करने का मुझे शौक था। लेकिन मुझे लाइन नहीं पता थी कि कैसे इस काम को किया जाए, और ये वाला काम मुझे काफी इनसिक्योर लगता था, बिकॉज इसमें कुछ भी आपकी फ्यूचर को देखते हुए फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है इन अ सेंस। बिल्कुल सही। तो जब टिकटॉक आया था, तो मैंने टिकटॉक जब नया नहीं था तब भी मैं वो लिप सिंकिंग करता था ऐसे ही मजे के लिए। और बाद में जब टिकटॉक चला, तो वहां से ये चीजें करने में मुझे हमेशा से ही पसंद था, स्टोरी टेलिंग। बस फर्क इतना था, या वीडियो भी थी, या ऑडियो के साथ साथ हम्म। वीडियो भी। तो स्टोरी हम्म। टेलिंग हो गया, या फिर मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह। मुझे अच्छा लगता था कि विद एक्सप्रेशंस आप एक अच्छा मैसेज अगर लोगों को दे पा रहे हो, और अगर लोगों को समझ में आ रहा है, और हम्म। उनकी लाइफ में उस चीज से फर्क पड़ रहा है, तो ये तो चेरी ऑन द केक हो जाता है फिर। हम्म। दैट वाज द रीजन कि मुझे शौक था, और आज भी बहुत शौक है इन सब चीजों का, स्टोरी टेलिंग एंड ऑल। जब भी वक्त मिलता है, मैं कोई स्टोरी टेलिंग वगैरह की वीडियो जरूर बना देता हूँ, मोटिवेशनल वीडियो जरूर बना देता हूँ, बिकॉज ये मुझे पसंद है। बहुत उम्दा काम आप कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक टीचर के तौर पर पढ़ा ही नहीं रहे हैं आप, बच्चों को मोटिवेट भी कर रहे हैं आप अलग अलग लेवल पे। और मुझे लगता है कि सिर्फ बच्चे ही नहीं है आपको फॉलोअर्स जो है, बहुत सारे बड़े भी हैं जो आपको फॉलो करते हैं, जो कि अमूमन होता नहीं है। लोग सोचते हैं कि यार ये क्या पढ़ाएगा, ये तो मुझसे छोटा है। लेकिन मुझे लगता है कि आपका ज्ञान ना उन लोगों से काफी बेहतर है, तभी वो लोग आपको फॉलो भी करते हैं। आप दुनिया को इंस्पायर करते हैं, आपको इंस्पायर कौन करता रहा है? जहां तक इंस्पिरेशन का सवाल है, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि इंस्पिरेशन किसी एक इंसान से नहीं आती। अगर आपको इंस्पिरेशन लेनी है, तो मुझे लगता है कि आपको उसके लिए सिर्फ, नो डाउट, एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो गए, या फिर नेताजी हो गए, या फिर भगत सिंह जी हो गए, ये लोग तो हमारे लिए इंस्पिरेशन है ही। सचिन तेंदुलकर, ये तो नेशनल आइकन है। लेकिन हम्म। अगर मैं बात करूं कि अगर आपको रियल में इंस्पिरेशन चाहिए, जो कि मुझे भी हम्म। मिलती है, वो आपके आसपास के लोगों से मिलती है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, उसके अंदर हम्म। ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, हम्म। आप वैसा करने की कोशिश कर लोगे, उसकी वो क्वालिटी आप अपने अंदर इम्बाइब करोगे। ऐसे ही आपके टीचर, आपके आसपास टीचर्स होते हैं, उनके अंदर ऐसी क्या बात है, कोई पंक्चुअल बहुत होता है, तो आप जानते हो उनको, हम्म। समझते हो। तो मुझे लगता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी जिंदगी में, मैं अपने जीवन में कलाम साहब से नहीं मिला, जो कि एक ड्रीम है, ड्रीम बन के रह गया, वो ही इज नो मोर अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैं उनसे कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैं मिला ही नहीं हूँ। तो मैं उनके बारे में हम्म। इतना नहीं जान पाऊंगा, उस तरह से नहीं जान पाऊंगा। उनकी अच्छाइयों को सिर्फ पढ़ सकता हूँ, सुन सकता हूँ, लेकिन पर्सनली नहीं जानता। लेकिन अगर मेरा कोई दोस्त है, मेरी हम्म। मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे चाचू हैं, हम्म। हम्म। उनकी जो अच्छाइयां हैं वो कितने अच्छे हैं, या उनकी जो क्वालिटीज है, उनको तो मैं बहुत गहराई से, बहुत पास से देख सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, जो आपके आसपास 8-10 लोग होते हैं, उनके करीब रहते हुए उनसे आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स सुधार सकते हो, पर्सनल चीजें उनसे सीख सकते हो, कि कैसे आपको लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए, या जिसकी जो भी अच्छी बात है, वो आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो। मेरे केस में भी बिल्कुल ऐसा ही है।
मैं देखता हूँ कि मेरे बड़े भाई में क्या अच्छाई है, वो अच्छाई मैं कैसे अपने अंदर ला सकता हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि यू आर परफेक्ट, ठीक है। तो आप इंसान हो, आपके अंदर कमियां होती हैं, तो आप इस तरह से अपनी कमियों को दूर कर सकते हो और इंस्पायर हो सकते हो कि अगर कहीं कोई फैक्ट्री में काम करने वाला लेबर सुबह 9 बजे आ सकता है और रात को 8 बजे तक काम कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट मोटिवेशन जो कि मुझे आसपास के लोगों से मिलता रहता है। मैं लोगों को बहुत ऑब्जर्व करता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे बड़ा मजा आता है ग्रास रूट पे लोगों को देखने में। मैं उन लोगों से बात करता हूँ, किसी ऑटो वाले के साथ जा रहा होता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ कि आप क्या कर रहे हो। बच्चे होते हैं, मैं बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ, आज भी खेलता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ, उनको उनको ऑब्जर्व करता हूँ कि कितना चेंज आया उनके अंदर, और हम जब बच्चे थे तो हमारे में कितना चेंज आया। उससे ना आप लोगों को जान पाते हो, उनकी अच्छाइयों को जान पाते हो, एंड आई थिंक वहां से ही एक इंस्पिरेशन भी मिलती है कि हमें और क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सुधार लाने हैं लोगों में, सोसाइटी को किस चीज की जरूरत है। बीइंग अ टीचर, पीपल see you as an inspiration, as a source of inspiration. So what you should do for them and what should be your ideology. So that's the biggest difference which I think आपके अंदर आता है जब आप आसपास ही देखते हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे अभी अपने बच्चों की बात कही, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी की पीढ़ी है, जो कि अभी बेचारे 2 साल तक लॉकडाउन की वजह से घर में पड़ती रही, और घर में भी क्या पड़ा, पूरे टाइम मोबाइल और लैपटॉप पे लगे रहे वो लोग, उनको आपको क्या लगता है कि उनकी प्रेजेंटेशन स्किल बेहतर है या वो सिर्फ सुनने में अच्छे हो चुके हैं, जो अभी वाली जनरेशन है ना जो बढ़ रही है? आई थिंक जो अभी की जनरेशन है वो काफी एडवांस है। उनमें अच्छी बात ये कि टेक्नोलॉजी से जितना हम लोगों को लेट हम इंट्रोड्यूस हो पाए, टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर पाए, वो बहुत पहले कर चुके हैं, क्योंकि कम एज में उन्हें ज्यादा चीजें पता है। आपसे मुझसे शायद कहीं ज्यादा उन्हें नॉलेज है कि कैसे कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इस चीज में वो आगे हैं, नो डाउट। लेकिन उनके अंदर थोड़े मॉरल वैल्यूज, आई थिंक उसकी उनके अंदर प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन नहीं हुआ, लॉकडाउन हो गया था तो उनकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हुई। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वहां पे काम करने की जरूरत है कि बच्चों को ये नहीं पता कि मॉरल वैल्यूज क्या है, या इन चीजों पे काम कैसे करना है, या फिर कोई सब्जेक्ट अगर उन्होंने पढ़ा है तो उसकी प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं हो पाई। फॉर एग्जाम्पल वो पढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ इसलिए पढ़ा था कि लॉकडाउन में कि पास होना है, 2 साल वो इस तरह से पढ़ाई करके साइड हो गए। सो उनका एक रियल टेस्ट होना थोड़ा बाकी है। और ये चीज जो है कमियां है, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का भी इधर ध्यान जरूर होगा, वो भी कुछ सोच ही रहे होंगे। और आई होप कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश है, अगर इंग्लिश में बच्चा 2 साल पढ़ के पास होता है, वो आगे आ गया, तो उसका एक सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि कुछ स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस के कुछ बैच ऐसे ऑर्गेनाइज किए जाए स्कूल के अंदर, ताकि बच्चों के जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है या फिर उन्हें नहीं आता, क्योंकि बेसिकली व्हाई वी लर्न इंग्लिश, सिंपल इसका आंसर यही है कि भाई हम इंग्लिश बोलना समझना चाहते हैं, इसलिए करते हैं। सो अगर कोई किताब का ज्ञान रट के लिख के पास हो गया, क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं है ना। असली तो तब अगर आप लिख पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो, आप सुन समझ पा रहे हो, तब ऐसा लगेगा कि आई नो इंग्लिश। सो उनके लिए ये इस तरह की क्लासेस को ऑर्गेनाइज करके उन लोगों को जो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी या उस तरह से नहीं हो पाई थी, उसको कॉम्पनसेट किया जा सकता है। ऐसे मैथमेटिक्स के कुछ प्रैक्टिकल्स करके, कुछ वाइवा करके, कुछ ओलंपियाड वगैरह करके उस चीज को दूर किया जा सकता है। सो आई थिंक इस चीज की जरूरत है, एक छोटे लेवल पे जरूरत है। और जो मुझे सबसे ज्यादा, मैं टीचर्स से जो फीडबैक लेता हूँ, जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनसे मैं फीडबैक लेता हूँ, उन लोगों की। हाँ बच्चों, आप लोग भी सुन रहे हो तो ध्यान से सुन लो, आप लोगों की शिकायत आती है मेरे पास, बोलते हैं कि टीचर्स की उस लेवल पे रिस्पेक्ट नहीं होती जितनी होनी चाहिए। सो बच्चों ये याद रखोगे, टीचर्स आपके बिल्कुल पेरेंट्स ही होते हैं, वो भी उतना ही सम्मान डिजर्व करते हैं, उतनी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं जितना आपके पेरेंट्स डिजर्व करते हैं। सो जैसे आप मुझसे प्यार करते हो, मुझे रिस्पेक्ट देते हो, ऐसे ही अपने टीचर्स को भी रिस्पेक्ट दो। तो वो थोड़ा शिकायत करते हैं, तो मैंने बोला उनसे, मैं अपने बच्चों से बोलूंगा कि शिकायत आ रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने टीचर्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे, और भी ज्यादा दोगे, देते हो मुझे मालूम है, और भी ज्यादा दोगे। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अच्छा, अगर आप डियर सर में इंग्लिश टीचर नहीं होते तो आप क्या होते, और कोई ख्वाब था आपका? मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं जॉब में ही होता, मोस्ट प्रोबेबली एज अ सीए वर्क कर रहा होता, एज एन एडवोकेट वर्क कर रहा होता। और प्लान तो यही था कि अपनी कोई फर्म खोलनी है, फर्म खोलते उसमें काम कर रहे होते। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी का जितना इवॉल्व हुई है टेक्नोलॉजी, सो मुझे ऐसा लगता है, वैसे
वी नेवर नो, जो चीज हुई नहीं तो व्हाट वुड हैव हैपेंड, ये तो हमें पता ही नहीं होता। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है तो जरूर मैं कंटेंट क्रिएशन में होता, कुछ ना कुछ तो जरूर कर रहा होता है, चाहे वो वॉइस से रिलेटेड होता है, चाहे वो वीडियो से रिलेटेड होता है, आई वुड बी डूइंग समथिंग। तो इस लाइन में तो कहीं ना कहीं ये चीज मुझे खींच लेती है, क्योंकि अभी भी तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने खींचा ही था कि यूट्यूब पे, अदरवाइज मैं मना भी कर देता, हम नहीं करते काम, नहीं पढ़ाता यूट्यूब पे, अगर मुझे ये चीज ना पसंद होती, पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल, ये चीजों में मेरा इंटरेस्ट ना होता तो मैं ना करता ये काम। क्योंकि कोचिंग भी अगर मैं आपको बताऊं कि कोचिंग भी मैं फुल टाइम नहीं कर रहा होता था, दैट वाज फॉर माय पार्ट टाइम, ताकि मैं खुद को स्टैंड कर सकूं और मैं अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकूं, दैट वाज फॉर दैट। ऐसा नहीं था कि मैं उसे एज अ बिजनेस कर रहा था, एज अ प्रोफेशन कर रहा था, दैट वाज नॉट माय प्रोफेशन एट ऑल। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ या तो इसी लाइन में कर रहा होता कि इन एनी वे, या फिर अपनी कोई फर्म खोला हुआ होता, जहाँ पे कोई लॉ फर्म होती, उसमें काम कर रहा होता, उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहा होता। ब्यूटीफुल। अच्छा, आपकी ना फीमेल फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे ऐसे हैं, मुझे मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था कि वो डियर सर करके वो बहुत सारा प्यार भेज रहे थे आपको। तो मुझे लगा कि आपसे मैं पूछूं कि जब इतना सारा प्यार आपको मिलता है ऑनलाइन, आप उसे हैंडल कैसे करते हैं? हाउ डू यू मैनेज दिस लव? प्यार को हैंडल करने का तरीका यही है, प्यार अगर कोई आपको दे रहा है तो उसका सबसे बेस्ट वे है कि आप उसको रिटर्न करो, क्योंकि कुछ भी चीज वन साइडेड अच्छी नहीं लगती। और मेरा रिटर्न करने का तरीका सिंपल है, बहुत सिंपल है, वो ये है कि मैं अपने बच्चों को पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, उनकी ओह, सो क्वेरीज के नाइस। पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। यस, जितना भी मुझे वक्त मिलता है मैं उनको रिप्लाई करता हूँ। कोई क्वेरी आती है, यू वोंट बिलीव, मैं प्रॉपर उनके क्वेश्चंस के आंसर लिख कर उन्हें रिप्लाई करता हूँ। कि क्वेश्चन पेपर होता है या कुछ जो नेट क्वेरी होते हैं, पूरा आंसर लिख के, कभी कभी तो पूरे पूरे लिस्ट तैयार करके उनको भेजना, या फिर कोई फॉर्मेट वो पूछते हैं तो वो बना के भेज दिया, या फिर छोटे मोटे जो भी उनकी क्वेरीज होती है, डाउट्स होते हैं, जितना भी कम समय में मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकूं। तो यही मेरा तरीका होता है कि उसमें मैं ये नहीं देख रहा होता कि कौन फीमेल है मेल है क्या है, मेरा बस ये ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको मुझे रिप्लाई करना है। सो थोड़ी थैंकलेस जॉब है ये, क्योंकि आप कितने रिप्लाई कर दो, सबको शिकायत है कि आप रिप्लाई नहीं करते हो, लेकिन आई टेक इट। इसमें कुछ नया नहीं है, एंड इट्स वेरी कॉमन एंड इट्स वेरी इम्प्लाइड, ये होता है। लेकिन हाँ, जब जो भी प्यार देते हैं उसका मेरे पास यही कर्ज अदा करने का तरीका है कि मैं उनकी हेल्प करूं। और कोई मेरे को स्टोरी पे टैग करता है और मेरे लिए कुछ भी बनाता है कुछ भी, तो उसे मैं स्टोरी पे दोबारा से शेयर कर देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है ऐसा करना, क्योंकि किसी ने अपना वक्त निकाला है आपके लिए और वो हाउ ऐसा काइंड ऑफ। ऐसा कर रहा है। और मेरी कोशिश ये है कि मैं हमेशा, खासतौर से इंस्टाग्राम जैसा ये हैंडल है, इसे मैं पर्सनली ही यूज करूं, इसी तरह से इन लोगों को प्यार को एक्सेप्ट करके वापस इन्हें प्यार देता हूं। सो काइंड ऑफ यू। चलते चलते अपने स्टूडेंट्स को अगर कोई टिप देना हो तो आपका टिप क्या होगा? मेरा टिप बस यही होगा कि आप ना किसी भी चीज में बंधने की कोशिश मत करो। याद रखो कि लाइफ बहुत सिंपल है, हम इसे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सो अगर लाइफ में वाकई में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहला काम करो, ओवर थिंकिंग करना बंद करो, खुद को बांध के मत रखो, दूसरों की बातों को ज्यादा ध्यान मत दो, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की सुनो, वो क्या बोल रहे हैं उनको साथ में लेते हुए चलो, क्योंकि समटाइम्स उनकी दुआएं काम आ जाती हैं। कोई बुरा रास्ता भी आपके लिए अपने आप आसान बन जाता है बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स। सो ज्यादा सोचो मत, अभी आपकी बहुत कम उम्र है, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, वी नेवर नो व्हाट्स कम नेक्स्ट। सो ये चीज दिमाग में रखो और बस अपना फर्ज निभाते जाओ, अपना कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, थोड़े थोड़े प्रयास करते रहो, छोटे छोटे एफर्ट्स जो होते हैं वही आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाते हैं। सो दैट्स द मैसेज फॉर यू। कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो हमेशा मेहनत करो, ईमानदार रहो अपनी मेहनत के साथ, और देखना जो भी तुम्हारा ड्रीम है वो जरूर तुम्हारा पूरा होगा। विश यू गुड लक। सच अ लवली थिंग। टीचर, बच्चों ने हर जगह लिखा हुआ है कि यू आर दी बेस्ट टीचर इन दिस वर्ल्ड। तो ये कॉम्प्लीमेंट आपके लिए है। एंड आई जस्ट विश कि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे ग्लोबली आपकी एक्सेप्टेंस इसी तरह से हो कि लोग आपको डियर सर काशिफ के नाम से ही जाने, और यूं ही आप तरक्की करते रहें और लोगों को अंग्रेजी में स्ट्रांग बनाते रहे। आप इंग्लिश में बहुत अच्छे, मैं हिंदी ठीक बोल लेती हूँ, हम दोनों बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं। तो मुझे भी शायद आपकी जरूरत पड़े टाइम टाइम पर।
बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने समय दिया और अपनी प्यारी प्यारी बातें, अपनी मोटिवेशनल बातें हमसे शेयर की। थैंक यू थैंक्स अ सो मच लॉट, मेरे भाई। थैंक यू, थैंक यू।